नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की कुछ जनजातियों में पाए जाने वाले युवा गृहों के विषय में, जिसमें मुड़िया जनजाति का घोटुल और उर्रांव जनजाति का धुमकुरिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से ना CGPSC हो या फिर CG व्यापम हो, दोनों ही परीक्षाओं में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो आखिर तक देखिएगा, इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो युवा गृह है ये क्या होता है, मतलब कि युवा गृह अगर हम लोग इस शब्द को देखें, युवा गृह शब्द को, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है, युवा और गृह। युवा का मतलब होता है युवक, मतलब जो नौजवान, वो हो गया युवा। और गृह का मतलब घर, मतलब कि नौजवानों का घर हम इसको बोल सकते हैं। युवकों का घर, युवाओं का घर, जिसमें युवक और युवती दोनों ही आएंगे। तो युवाओं का घर वही क्या कहलाता है, युवा गृह। तो ऐसे कई सारी जनजातियां हैं जिसमें पृथक से उस जनजाति के युवाओं के लिए एक स्थान होता है, एक संस्था होता है, जहां पर उस जनजाति के युवा मतलब युवक युवती दोनों एकत्रित होते हैं और वहां पर जो भी उनका करने का होता है वो करते हैं। देखो युवा गृह में होता किस लिए, मतलब वहां पर होता क्या है, तो ये एक प्रकार से इनका स्कूल है या फिर कहें इनका विद्या प्राप्त करने का स्थल होता है। और ये लोग कैसे विद्या प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम और आप क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज में किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनका वैसा नहीं है। ये लोग जो हैं अपनी संस्कृति, अपने समाज के जो भी सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो भी परंपराएं हैं, उन सब को इस युवा गृह में सीखते हैं। युवक युवती दोनों ही एकत्रित होते हैं और दोनों ही जो है एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे के अनुभवों के द्वारा चीजों को सीखते हैं, जो कि उनके भावी जीवन में काम आ सके। अब देखो जो जनजातीय समूह है उनका जो निवास है अधिकतर वनों में होता है, दुर्गम क्षेत्रों में होता है, जहां पर जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन होता है। तो वहां पर जीवन यापन करना भी एक प्रकार से अपने आप में एक कला होती है। तो उस कला को ही ये लोग जो है यहां पर सीखते हैं। साथ ही साथ इनके जो भी रीति रिवाज हैं, जो इनका कल्चर है, संस्कृति है, उन सब चीजों को यहां पर ये लोग सीखते हैं। और इसको सिखाने के लिए कोई स्पेशल टीचर नहीं होता है, ये लोग खुद अपने में से सीखते हैं। जो युवा गृह होते हैं ना, जितने भी युवा गृह होते हैं, अधिकतर में जो सदस्य होते हैं वो अविवाहित युवक युवती ही होते हैं अधिकतर में। तो वही लोग जो है आपस में एक दूसरे के अनुभवों से, एक दूसरे को देख करके चीजों को सीखते जाते हैं। बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की, तो हमारे छत्तीसगढ़ के 6 जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन देखने को मिलता है, जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे जो प्रमुख है, सबसे जो प्रसिद्ध है, वो है घोटुल। वो है घोटुल। तो इससे ना घोटुल से काफी सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, नोट करना है नोट कर लीजिएगा। तो घोटुल जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही फेमस है ये। और ये जो घोटुल है मुड़िया जनजाति में पाया जाता है। मुड़िया या मुड़िया दोनों शब्द आप लोगों को मिलेगा, मुड़िया या फिर मुड़िया। असल में ना ये मुड़िया ही होता है। और ये जो मुड़िया जनजाति है ये गोंड जनजाति की उपजाति है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, CGPSC ने एक बार क्वेश्चन किया था कि ये जो घोटुल जनजाति है, ये जो घोटुल युवा गृह है, ये किस जनजाति में पाया जाता है। और वहां पर मुड़िया या मुड़िया ये ऑप्शन में नहीं था। क्या था ऑप्शन में, गोंड था। और इसी को आंसर लिया गया था। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप लोग इसी को लगाएंगे, लेकिन अगर गोंड और मुड़िया दोनों दिया हुआ है तो अंतिम उत्तर यही होगा। क्योंकि जो मुड़िया है वो गोंड की उपजाति है, तो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि गोंड जनजाति में घोटुल पाया जाता है। गोंड जनजाति की उपशाखा है मुड़िया जनजाति। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 42 जातियां हैं ना, और ये जो 42 जातियां हैं 161 उपजातियों में बटी हुई है। तो मुड़िया जनजाति में इसका संबंध है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक इतिहासकार हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, राम कुमार बिहार जी, आप लोगों ने उनका पुस्तक पढ़ा भी होगा। और एक है डॉक्टर विजय कुमार बघेल। तो इन दोनों का कहना है कि ये जो घोटुल है, ये जो शब्द है ना घोटुल, असल में इसको घोटुल नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोटुल। ये इन दोनों इतिहासकारों का मानना है, इन दोनों विद्वानों का। गोटुल जो घ है वो ग है, तो गोटुल। और ये जो गोटुल है
गोंडी भाषा का शब्द है और ये गोंडी भाषा का एक संयुक्त शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। देखते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग, गो दूसरा टुल। अब यहां पर जो गो का अर्थ निकलता है गोंगा, क्या निकलता है? गो का अर्थ गोंगा, और गोंगा का मतलब होता है दुख और कलेश को दूर करने वाली शक्ति, मतलब कि ऐसी शक्ति जो कि दुख और कलेश को दूर करती है, वैसी शक्ति गोंगा कहलाती है, जिसको हम लोग विद्या भी कह सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब विद्या, मतलब दुख और कलेश के निवारण करने वाली शक्ति या फिर विद्या। उसके बाद जो टुल है, गोटुल है ना, तो टुल, टुल का मतलब होता है ठिया, ठिया अथवा ठान, ठिया अथवा ठान, जिसको हिंदी में बोलेंगे स्थल, स्थान। तो इसका जो अर्थ निकला, इसको कई सारी पुस्तकों में ना गोंगा स्थल भी लिखा जाता है, गोंगा स्थल। और एक जगह पर मैंने देखा, यहां पर जो थ है गोंगा स्थल, थ, तो थ को कर दिया गया था त, गोंगा स्थल, इस टाइप से। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? विद्या स्थल। वही मैंने जो शुरू में बताया कि जो युवा गृह होते हैं ये जनजातियों का शिक्षा केंद्र होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, एक तरह से इनका ये विद्या स्थल होता है, जहां पर ये जो जनजाति हैं अपनी संस्कृति को समझते हैं, अपने समाज के रीति रिवाजों को समझते हैं, उनके भावी जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता हो उन चीजों को वो इस घोटुल में, युवा गृह में सीखते हैं, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं विद्या स्थल और इनकी भाषा में गोंगा स्थल या गोटुल, जो भी हो। तो ये राम कुमार बिहार और विजय कुमार बघेल जी का ऐसा कहना है कि ये घोटुल नहीं गोटुल है। चलो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो ये जो घोटुल है या गोटुल, इसका जो प्रमुख देवता होता है वो है लिंगोपेन। देखो जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, अधिकतर पूछा गया है, और जो नहीं पूछा गया है वो पूछा जाएगा। तो इसका जो प्रमुख देवता होता है वो है लिंगोपेन, और ऐसी मान्यता है कि जो घोटुल है इसकी शुरुआत इसी लिंगोपेन द्वारा की गई थी। ऐसी भी जानकारी मिलती है, मतलब कि किंवदंतियों में प्रचलित है कि लिंगोपेन ने मुड़िया आदिवासी युवक युवतियों को सेमल वृक्ष के नीचे ज्ञान दिया था। सेमल, सेमल वृक्ष के नीचे इन्होंने जो है ज्ञान दिया था। किसने? लिंगोपेन ने। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है कि जो लिंगोपेन है ना, इसके 6 और भाई थे, टोटल ये लोग 7 भाई थे। तो ये जो है सबसे छोटा था, जो लिंगोपेन जो देवता है ये सबसे छोटे थे, और इनके जो 6 बड़े भाई थे उनका विवाह हो चुका था, और इनके बड़े भाई ये नहीं चाहते थे कि जो लिंगोपेन जो कि अविवाहित है वो हमारे वैवाहिक जीवन, मतलब जो पति पत्नी के बीच जो भी वैवाहिक जो संबंध होते हैं, मतलब जो संबंध होते हैं, उन चीजों को लिंगोपेन देखे, जाने, तो वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, लिंगोपेन को अपने घर से अलग, अपने ही गांव में थोड़ी, अपने घर से थोड़ी दूर पर एक स्थान दिया रहने को। वही जो है लिंगोपेन का निवास हुआ, और वही जो है आगे चल करके घोटुल बना, मतलब कि युवाओं का स्थल। तो ये भी एक कथा प्रचलित है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो है 6-7 लाइन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो उसमें पूछ लिया जाता है। तो लिंगोपेन प्रमुख देवता होता है, और लिंगोपेन को खुश करने के लिए ककसार नृत्य किया जाता है। क्या करते हैं? ककसार नृत्य। इसके अलावा एक और नृत्य प्रचलित है, मांदरी नृत्य। ककसार नृत्य ये जो है लिंगोपेन को खुश करने के लिए किया जाता है, और जो मांदरी नृत्य है ये घोटुल के बाहर किया जाने वाला नृत्य है। अब बात करते हैं ये जो घोटुल है ये किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का दिखता है। जैसे कि हमारे आपके जो स्कूल कॉलेज हैं, और बिल्डिंग होता है, उसमें एक बाउंड्री वॉल होता है, खेलने के लिए प्लेग्राउंड होता है, उस टाइप का होता है ना। तो इनका घोटुल होता कैसा है? तो देखिए घोटुल जो सामान्यतः है, जितने भी मुरिया गांवों में घोटुल देखने को मिलेगा, अभी तो इनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो नक्सलवाद ने बस्तर को पूरा खा गया है, प्लस आधुनिकता जो है अब इन गांवों में भी पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं घोटुल जो है अब लगभग समाप्त हो रहे हैं। तो जो घोटुल है उसमें एक आंगन होगा, बड़ा सा आंगन होगा, ये कंपलसरी है, हर घोटुल में एक बड़ा सा आंगन होगा, और उस आंगन में एक तरफ जो है कुछ झोपड़ियां होंगी, कहीं पर एक बड़ा झोपड़ा हो सकता है या फिर झोपड़ियों का समूह हो सकता है, और ये जो झोपड़ी है घास फूस या मिट्टी का बना हुआ होता है। इसके अलावा कुछ झोपड़ियां ऐसी होती है जैसे कि मंदिरों में जो होता है ना, स्तंभ होता है, 4 स्तंभ होता है, चारों तरफ से खुला होता है, तो कुछ झोपड़ियां उस टाइप की भी होती है। तो यहीं पर इसी झोपड़ी में, इसी आंगन में जो घोटुल के जो सदस्य होते हैं वो सब जो है
शाम के समय, रात्रि के समय वहां पर इकट्ठे होते हैं और जो भी है बातें बातें करते हैं, उनका जो भी नृत्य है, जो भी उनको सीखना है, जो भी उनको करना है, वो वहां पर करते हैं। अच्छा, एक बात बड़ा प्रचलित है, कई सारे पुस्तकों में लिखा गया है कि जो घोटुल है, इसकी जो संज्ञा है ना, इसका जो इसको जो शहरों में जो पब होता है, क्लब होता है, उससे जोड़ा जाता है कि ये जो है आदिवासी युवक युवतियों का पब है, क्लब है। देखो, यहां पर ये लोग नाचते गाते हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज पब में होता है, क्लब में होता है, वैसा चीज घोटुल में नहीं होता है। क्या आपको क्लब में आपकी संस्कृति के बारे में बताया जाता है? वहां तो फूवड़ पने के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन यहां पर जो है ये लोग अपनी संस्कृति को सीखते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी समाज की जो चीजें हैं, सामाजिक जो रीति रिवाज हैं, सामाजिक जो बंधन है, उन सब चीजों को सीखते हैं। इसके अलावा जनजातियों में जैसे कि होता है कि वो लोग शिकार करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, भोजन संग्रहण करते हैं, सामूहिक रूप से वो लोग शिकार पे जाते हैं, तो उन सब चीजों का भी ज्ञान यहाँ पर ये लोग अर्जन करते हैं। साथ ही साथ ये लोग जो है समूह में रहना सीखते हैं, समूह में रह करके किस तरह से काम करना है, एक दूसरे का कैसे हाथ बटाना है, तो ये सारा कुछ ये लोग जो है घोटुल में सीखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सदस्य, चूंकि आ गया है सदस्य, तो इसके सदस्य कौन होता है? तो देखो, जो घोटुल के सदस्य होते हैं वो अविवाहित युवक और युवती, जितने भी युवा गृह होते हैं ना नॉर्मली, उसके सदस्य अविवाहित युवक और युवती होते हैं। और जब इनका विवाह हो जाता है तो घोटुल की सदस्यता समाप्त हो जाती है। मतलब जब तक वो लोग कुंवारे हैं तब तक वो घोटुल के सदस्य हैं। तो जो लड़के होंगे उनको यहां बोला जाता है चेलिक। जो लड़के सदस्य होते हैं उनको बोला जाता है चेलिक, और जो लड़कियां होती हैं उनको बोला जाता है मुटियारिन। मुटियारिन, या इसको मोटियारिन भी लिखा जाता है, मुंह की जगह ना मो आ जाएगा ऐसे, तो कंफ्यूज मत होना, मो या मुंह, मोटियारिन या मुटियारिन, ये लड़कियों को बोला जाएगा। और लड़कों को क्या बोला जाएगा? चेलिक। वही इनके जो लीडर होते हैं, इनके जो क्या कहेंगे, जो इनके अध्यक्ष होंगे या फिर इनके जो मुखिया होंगे, लड़कों के अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं। तो जो लड़कों के मुखिया होंगे वो कहलाएगा सिरेदार। क्या कहलाएगा? सिरेदार। तो ये जो शब्द है सिरेदार, कहीं ना कहीं सरदार से मिलता है, सरदार सिरेदार, तो ये सरदार नहीं सिरेदार है, ध्यान रखेंगे। तो लड़कों का जो मुखिया होगा वो सिरेदार कहलाएगा, और जो लड़कियां हैं अर्थात मुटियारिन हैं, इनकी जो मुखिया होगी वो कहलाएगी बेलोसा। क्या कहलाएगी? बेलोसा। ध्यान रखेंगे, ये चीज जो है ना बहुत बार पूछा गया है। एक तो पूछेगा घोटुल किस जनजाति में पाया जाता है, दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा गया है इनके बारे में कि सदस्यों को क्या बोला जाता है, मुखिया को क्या बोला जाता है। इनके अलावा और भी अधिकारी होते हैं, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है सौंपे जाते हैं। मतलब एक तो सिरेदार हो गया, बेलोसा हो गया, उसके बाद चेलिक और मुटियारिनों में से ही कुछ को जो है अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो लिंगोपेन है ये पूछा गया है, कक्सार पूछा गया है, मांद्री पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सदस्य हो गए अविवाहित सदस्य। इसके बाद जो बताना रह गया है, अच्छा यहां पर ना जो घोटुल है स्थायी संबंधों के आधार पर आदिवासी युवक युवतियां जोड़ियां बनाते हैं। मतलब कि स्थायी संबंध, इससे क्या तात्पर्य है? देखो, जैसे मैंने पब और क्लब का उदाहरण दिया ना, तो यहां पर भी जो युवक और युवतियां हैं जोड़ियां बनाते हैं, लेकिन ये आज किसी के साथ हैं तो कल किसी और के साथ होंगे। मतलब इनकी जो जोड़ियां हैं वो स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। लेकिन यहां पर घोटुल में जो पारंपरिक घोटुल होते हैं ना, वहां पर ये जो युवक युवतियां हैं स्थायी संबंधों के आधार पर जोड़ियां बनाते हैं। मतलब इनकी जो जोड़ी बनेगी ना वो स्थायी होगा, और उसकी जो अंतिम परिणति होगी वो विवाह। मतलब कि इनकी जो जोड़ी बनी वो फिर आगे चल करके वो लोग विवाह कर लेंगे, और जब उनका विवाह हो जाएगा तो घोटुल से उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो स्थायी संबंधों के आधार पर यहां पर जोड़ियां बनाई जाती है, और उसकी जो अंतिम परिणति विवाह होता है। इसके अलावा ये तो मैंने बताया कि पारंपरिक घोटुल, इसके अलावा ऐसे भी कई सारे घोटुल देखने को मिले। अभी कुछ वर्ष पहले, कुछ वर्ष मतलब ऐसे 2-3 साल पहले नहीं, कुछ 40, 50, 60 साल पहले, जब हमारे जो विद्वान लोग थे जैसे वेरियर एल्विन ये जब थे, इसके अलावा जो दूसरे नृतप शास्त्री जो थे ना, मानव विज्ञान पे जो अध्ययन करते हैं, मतलब कि इन जनजातियों के ऊपर जो शोध करते हैं, तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि कुछ घोटुलों में जोड़ियां बदलती भी थी।
मतलब कि स्थायी नहीं होता था। लेकिन जो पारंपरिक घोटुल होता था वहां पर संबंध स्थायी होते थे, आखिर में वो लोग विवाह करते थे। इसके अलावा अगला इंटरेस्टिंग चीज आप लोग याद रखिएगा कि घोटुल में जितने भी सदस्य होते थे चेलिक मुटियारिन, इनका अलग से नाम रखा जाता था। मतलब कि इनके माता पिता तो इनका कुछ भी नाम रखते रहे होंगे, लेकिन घोटुल में जब इनका प्रवेश होता था तो घोटुल के लिए इनका अलग से नाम रखा जाता था, और वो जो नाम है उसी नाम से ये लोग एक दूसरे को संबोधित करते थे, और वो घोटुल तक ही सीमित होता था। जब इन सदस्यों की घोटुल से सदस्यता समाप्त हो जाती थी, मतलब इनका विवाह हो जाता था, तो वो जो नाम है वो भी समाप्त हो जाता था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। घोटुल जनजाति से एक और चीज याद रखिएगा जो बताना छूट गया था, वेरियर एल्विन। देखो वेरियर एल्विन जो है एक मतलब जो जातियों का जो अध्ययन करते हैं ना, नृतप शास्त्री जिसको बोला जाता है, तो वेरियर एल्विन कुछ वैसे ही थे। तो वेरियर एल्विन ने हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत से जनजातियों पर रिसर्च किया है, और इन्होंने जो अपनी मुड़िया जनजाति है उस पर भी काफी रिसर्च किया है। मुड़ियाओं के जो घोटुल है उस पर भी इन्होंने काफी शोध किया, और एक पुस्तक इन्होंने लिखा है मुड़िया एंड देयर घोटुल। कई बार ये पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है इसको, इसीलिए मैंने बताया है। तो मुड़िया एंड देयर घोटुल, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार ये पूछा गया है कि मुड़िया एंड देयर घोटुल किसकी रचना है। तो ये वेरियर एल्विन द्वारा लिखी गई थी, और इसी के बाद ना जब वेरियर एल्विन ने ये पुस्तक लिखी, उसके बाद ये चीज जो है प्रकाशित हुआ, यूरोप के लोगों ने फिर जाना कि ऐसा भी कोई चीज होता है, मतलब जनजातीय समूह में कोई एक संस्था होती है घोटुल नामक, जिसमें जो युवा हैं वो लोग एकत्र होते हैं। ये सारा चीज इन्होंने लिखा है। अच्छा, वेरियर एल्विन के संबंध में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ना अपनी पुस्तक में कुछ ऐसी अटपटी चीजें भी लिखी है जिससे समाज में ऐसा घोटुल के संबंध में ऐसी बात बनी कि घोटुल में जो युवक युवती हैं वहां पर इनके बीच संबंध भी स्थापित होता है। मतलब ये लोग जो है आपस में शारीरिक संबंध भी स्थापित करते हैं। ऐसा भी ये जो है थोड़ा सा बात फैला, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। यहां पर देखो जो घोटुल है, जैसा कि मैंने बताया, घोटुल में जितने भी मुड़िया जनजाति के जो लोग होते हैं, उनके जो युवक होते हैं, युवतियां होती हैं, वो लोग सब वहां पर इकट्ठे होते हैं। गांव में जितने भी युवक युवतियां होंगी सब वहां पर इकट्ठे होते हैं। तो उनमें कई सारे भाई बहन भी होंगे, कई सारे रिश्तेदार भी होंगे। तो आप लोग सोचिए, क्या कोई अपने भाई बहनों के सामने किसी दूसरी लड़की के साथ इस तरह का कोई हरकत करेगा? ये संभव ही नहीं है। तो वहां पर भले उनके बीच जोड़ियां बनती रही होंगी, जैसे कि अब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता ही होता है, तो उस टाइप का जो पसंद करने वाला जो चीज है उस टाइप का संबंध स्थापित होता था, जोड़ियां बनता था। लेकिन ऐसा कोई चीज की शारीरिक संबंध बनता रहा हो, ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिलता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये पूछा गया है मुड़िया एंड देयर घोटुल कई बार, तो इसको आप लोग देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के दूसरे जनजातियों में पाए जाने वाले युवा गृहों के विषय में, तो जिनमें सबसे प्रमुख है धुम कुरिया। धुम कुरिया ये जो है उर्राव जनजाति में पाया जाता है। धुम कुरिया उर्राव जनजाति में, ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो जैसा घोटुल में होता है कि अविवाहित युवक युवतियां इसके सदस्य होते हैं, वैसे ही धुमकुरिया में भी उर्राव जनजाति के जो अविवाहित युवक युवतियां होती हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 वर्गों में बटा हुआ है इसके सदस्य, वो वर्ष आयु के हिसाब से। तो जो 13 वर्ष से जो छोटे होते हैं, जो 13 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं, उनको बोला जाता है पुन्ना जोरम वार। क्या बोलते हैं? पुन्ना जोरम वार। ध्यान रखेंगे, मेरे ख्याल से ये चीज अभी कहीं पूछा नहीं है, तो पूछा जा सकता है। तो जो 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उनको पुन्ना जोरम वार कहा जाता है, जबकि घोटुल में जो कम आयु के बच्चे होंगे वो भी चेली के ही कहलाएंगे। इसके बाद जो अगला जो वर्ग होता है 18 से 13 वर्ष, सॉरी माफी चाहूंगा, मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, 13 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, मतलब जो टीन एज होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टीन एज, किशोरावस्था, तो उस वर्ग के बालक 13 से 18 वर्ष के बालक, इनको बोला जाता है मथ जुरिया जोरम वार। थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद रखेंगे क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। मथ जुरिया जोरम वार, ये 13 से 18 वर्ष के सदस्यों को। उसके बाद 18 वर्ष से अधिक,
18 वर्ष से अधिक। तो इसमें जो युवक होंगे उनको बोला जाता है धांगर, वही युवतियों को बोला जाएगा धांगरिन। धांगरिन, युवकों को धांगर, युवतियों को धांगरिन। वही इनके जो मुखिया होंगे, जो इनके हेड होंगे, तो लड़कों का जो मुखिया होगा, धांगर का जो मुखिया होगा वो कहलाएगा धांगर महतो। वहीं धांगरिनों की जो मुखिया होगी वो कहलाएगी बारकिन धांगरिन। बारकिन धांगरिन। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है। बारकिन धांगरिन ये लड़कियों के दल की मुखिया होती है। अच्छा, यहां पर जो बारकिन धांगरिन होती है ना, ये अधिकतर उस लड़की को बनाया जाता है जो सबसे वरिष्ठ हो प्लस विधवा हो। मतलब कि विधवा, तो देखिए धुमकुरिया में ना विधवा स्त्री भी शामिल हो सकती है, जबकि घोटुल में ऐसा नहीं था। वहां केवल और केवल अविवाहित युवक और युवतियां, मतलब कि जो कुंवारे हो, कुंवारे लड़के लड़कियां। लेकिन यहां पर धुमकुरिया में जो विधवा स्त्री होगी वो भी जो है इसकी सदस्य होंगी, प्लस उसको अधिकतर मामलों में उसको जो है बारकिन धांगरिन अर्थात मुखिया बनाया जाएगा। अगर मान लो किसी उर्रांव गांव में कोई विधवा स्त्री नहीं है, तो उस स्थिति में जो भी कुंवारी लड़की होगी, जो वयस्क सबसे बड़ी होगी, वरिष्ठ होगी, तो उसको बारकिन धांगरिन बनाया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली होता यह है कि जो भी विधवा होगी उसको ही यहां पर मुखिया बनाया जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ये था आपका धुमकुरिया। तो यहां से भी जो है कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ और जनजातियां हैं जिनमें युवा गृह पाए जाते हैं, उनके केवल आपको नाम याद रखने हैं। बाकी उसमें सदस्यों को क्या बोला जाता है, बाकी क्या क्या है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला याद रखेंगे, मतलब तीसरा बिरहोर। बिरहोर जनजाति है। तो इसमें जो युवा गृह है वो है गीती ओना। गीती ओना बिरहोर जनजाति का। उसके बाद अगला है भुइयां। भुइयां, इसमें जो पाया जाता है वो है घसर वासा। घसर वासा। उसके बाद भारिया। भारिया, इसमें है रंगबंग। इसके बाद है परजा, जो बस्तर क्षेत्र में है ना, परजा जनजाति। इसमें पाया जाता है धांगा बक्सर नाम का युवा गृह। धांगा बक्सर, वही बक्सर की लड़ाई वाला बक्सर, लेकिन ये यहां धांगा बक्सर के साथ। इसके अलावा इसको धांगद बक्सर भी बोला जाता है। धांगद बक्सर। तो ये टोटल कितने, 6 युवा गृह। पहला तो आपका घोटुल हो गया मुड़िया जनजाति में, दूसरा धुमकुरिया उर्रांव जनजाति में, तीसरा हो गया आपका बिरहोर गितियोना, मतलब बिरहोर जनजाति में गितियोना, भुइयां जनजाति में घसरवासा, भारिया जनजाति में रंगबंग और परजा जनजाति में धांगा बक्सर। तो ये अक्सर जोड़ी मिलाओ के रूप में इसको पूछा जाता है। बाकी जो घोटुल है और धुमकुरिया, उसमें उनके सदस्यों के विषय में, और घोटुल में तो और दूसरी चीजें भी पूछी जाती है। तो यहां से आपका जो है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में जितने भी प्रश्न आते हैं लगभग मैंने सारे कवर किए हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अब। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो उसको भी आप लोग लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।